हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से हेलो अध्यापक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास 7 PT2 एग्जाम की। इसके लिए मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का 7th का। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस पेपर को। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए सेक्शन ए आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे 8 MCQ। पहला है द रैशनल नंबर -24/60 व्हेन रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इज। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? जब हम इसको रिड्यूस करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नंबर नहीं बचता जो इन दोनों को रिड्यूस कर सके, काट सके, कम कर सके, छोटा बना सके। तो दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट फॉर्म। तो -24/60 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा नंबर वो है 12। क्योंकि 12 टू ज़ा 24 और 12 फाइव ज़ा 60। तो -2/5 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ -3/10 इज। रेसिप्रोकल मतलब उल्टी पड़ गई दुनिया, उल्टा पुल्टा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 10/3 माइनस का इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। याद रखना किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स बनती हैं या तो प्लस से या माइनस से। मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लस माइनस का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4A × B। तो ये एक ही टर्म है, ये दो टर्म्स नहीं हुई। तो जब तक मल्टीप्लाई और डिवाइड होता रहेगा तब तक वो टर्म एक ही रहेगी। जैसे ही बीच में प्लस या माइनस राहु केतु आ जाएंगे तो वो टर्म्स बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ ये कितने टर्म्स है? ये एक ही टर्म है, A × B × C। यहाँ पर दो टर्म्स है, एक 2P और एक MM। यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, x + y + z, और यहाँ पर भी दो हैं। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 4A × 3B + 5C। अब देखिए ये 4A और 3B एक ही टर्म है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। राहु केतु कब आएंगे? जब पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया पॉजिटिव, प्लस आ गया बीच में। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स हो गई, तो C2 को कर दीजिए टिक। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द शीट। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा एक शीट है सर्कल की जिसका डायमीटर है 14, तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस आधा, यानी कि रेडियस हो गया 7। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया, क्योंकि ये सर्कुलर शीट है, सर्कल है। तो एरिया हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है? ऐसे लिख देंगे πr² = 22/7, और रेडियस की जगह हम लिख देंगे 7 × 7r² की जगह। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गए, तो 22 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 154। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज। यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है, आई मीन बेस दे रखा है, बेस। और ये आपकी हाइट है, एल्टीट्यूड। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास दे रखा है, बेस कितना है हमारे पास? बेस है हमारे पास 8, और हाइट कितनी है 4। तो 8 4 = 32, 32 को आधा करेंगे तो 16। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ A² B² इन -11 A² B² इज। इस नंबर में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -11। तो आप ये देखिए -11 इज द करेक्ट ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन है 2x + 5y माइनस ब्रैकेट में -5 - 7y = 2। तो अब देखिए ये माइनस जो है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 5x प्लस का और यहाँ बचेगा 7y प्लस का। तो 2x और 5x प्लस मिलकर हो जाएंगे 7x, और 5y और 7y मिलकर हो जाएंगे 12y, और बीच में आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी 7x + 12। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय टी ट्री डायग्राम इन द गिवन एक्सप्रेशन। ट्री डायग्राम ऐसे होता है जहां पर आप एक एक्सप्रेशन लिखते हो, फिर उसके नीचे जितने भी उसके टर्म्स हैं वो लिखते हो, फिर हर टर्म का जो है फैक्टर्स लिखते जाते हो इस तरीके से। तो ये ट्री डायग्राम होती है। इसको अभी हम मैं इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए बनाता हूँ। और इसी के साथ और में क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है आपको 3/8 x² y -7 x y + 5 x y²। इसमें आपको टर्म्स फाइंड करनी है, तो तीन टर्म्स तो मैंने आपको बता दी। और फिर फैक्टर्स, तो हर टर्म का फैक्टर क्या होगा? 3/8। जैसे ये फर्स्ट वाली है, इसका फैक्टर क्या हो गए? 3/8 x² और y। इसी तरीके से सेकंड में क्या हो जाएगा? -7 x और y।
मैं करके दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका ट्री डायग्राम। यहाँ पर मैंने ये रहा फर्स्ट वाला, इसको यहाँ पर लिख के, और ये तीनों इसके यहाँ पर ये लिख दिए हैं मैंने, इसके टर्म्स, तीनों टर्म्स आ गए। फिर हर एक टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है फर्दर, ये हो गए इसके फैक्टर्स। इसी तरह से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लिखा, ये टर्म वन, ये टर्म टू, ये टर्म थ्री, और फिर इस टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है 4z into z, 3xy, 3x और y। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसी का और पार्ट जो है वो है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने ये टर्म्स लिख दी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, और फिर इनके फैक्टर्स लिख दिए। तो 3/8 xy का स्क्वायर, y का फैक्टर जो है 3/8 x² और y। इस तरीके से, बस ये पूरा बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पर ये लिखने हैं, तो ये टर्म्स आ गई इसकी तीनों, 5ab², 4ab और 3a-3a² b। फिर 5ab के b² के फैक्टर लिख दिए, 5a और b²। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। 10th क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू -2 देन द वैल्यू ऑफ 3x² -4x+5 हमें ये बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, x की जगह -2 लिख दोगे, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर लिखने के बाद क्या किया, x की जगह रख दिया, तो ये आ गया -2 का स्क्वायर, ये x की जगह यहाँ पर ये -2, ये x की जगह यहाँ पर -2, और ये 5 एज इट इज लिख दिया। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया -2 का स्क्वायर 4, और ये 3 की जगह 3 लिख दिया। फिर -4 की जगह और -2, -4 और -2 ये दोनों मिलकर बन जाएंगे +8, तो +8 यहाँ लिख दिया, और ये 5 की जगह 5 लिख दिया। 3 4 जार कितने होते हैं, 12, ये मैंने 12 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, और 5 यहाँ लिख दिया। 12 और 8 मिलकर हो गए 20, 20 और 5 मिलकर 25। तो आपका आंसर आ गया 25। अब इसी के और में क्वेश्चन है, अगर a जो है वो -1 है, तो फिर आप वैल्यू निकालिए, -2a³ +3a² -3a+5, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। जहां जहां पर भी a है वहां पर -1 लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 और 5। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद a की जगह जहां जहां a था -1 मैंने वहां पर रख दिया। अब आप देखिए, -1 का पावर 3, यानी कि -1 इंटू -1 ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, और इसका आंसर जो है वो भी आएगा -1। क्यों आएगा -1 इसका आंसर, ये -1 और -1 +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और जब 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस से -1 बन जाएगा। तो ये -1 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 × 1 हो जाएगा 2, 3 × 1 हो जाएगा 3, -3 × -1 ये भी हो जाएगा 3, और 5 की जगह 5 लिख दिया मैंने, इन सबको प्लस किया तो आंसर आपका आ गया 13। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, फाइंड BC द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर एंड द हाइट AD ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे ये पे। तो यहाँ पर एरिया दे रखा है, टोटल एरिया इसका दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है 3। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 36 लिख दिया है, 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह बेस, और हाइट की जगह हमने 3 लिख दिया है। अब ये 2 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो बेस कितना हो जाएगा, 36 × 2/3। ये 3 और 12 जो है रिड्यूस हो जाएंगे 12 से, 12 3 ज़ा 36। तो इसका मतलब है 12 × 2 24। तो इसका मतलब है कि आपका जो बेस ट्राइंगल का है वो होना चाहिए 12 सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम 3/4 प्लस ब्रैकेट में -2/3, और सेकंड पार्ट है -5/6 प्लस -1/4। अब इस तरह के क्वेश्चंस को नॉर्मली टीचर्स क्या करवाते हैं कि आप यहाँ पर जो है एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 12, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। फिर उस एलसीएम को फिर आप इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आप यहाँ लिखो, इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, मैं अलग से इनका जो है, इन दोनों को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनको इक्वल कर देता हूँ। इक्वल इन द सेंस, जैसे हमें पता लग गया कि यहाँ पर एलसीएम 12 है, अब मैं 3/4 को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो डिनोमिनेटर में 12 हो जाए। कैसे? तो मैंने 3/4 को
डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 3 9 न्यूमरेटर बन गया, 4 3 12 डिनोमिनेटर बन गया। इसी तरह -2/3 को मुझे 12 बनाना है डिनोमिनेटर, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2/4 8, -8 और 12। अब क्या करा, अब इन दोनों को मैंने सिंपली यहाँ पर रख दिया और इनको प्लस कर लिया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 12 तो यहाँ पर 12 भी आएगा, 9 में से 8 गए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1/12 इज योर आंसर। एक बार फिर देखो, जैसे यहाँ 6 और 4 है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम भी आ गया 12। अब इनका एलसीएम आ गया, तो पहले मैं -5/6 को 12 बनाऊंगा, तो 6 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -5/2 यानी कि -10/12। और ये है -1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -3/12। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बस यहाँ पर रख दिया और प्लस कर दिया। 12 12 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, -10 और -3 -13, तो -13/12 इज योर आंसर। सेक्शन सी 13th क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -4 और 2/3 और 3/4 के बीच में। तो -3/4 और -3 और -4 के बीच, ये देखिए, -3 और -4 के बीच में आ गया -3.1, -3.2, -3.3, -3.5, -3.6, 3.7, 3.8। इस तरह से आप चल सकते हो। और ये सब जो है रैशनल नंबर्स है बिटवीन -3 एंड -4। रैशनल नंबर, अब आप बोलोगे सर ये तो डेसिमल्स हैं, तो डेसिमल भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते हो तो आप 3.7 को ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, 37/10। इसको तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, -37/10, -35/10, -33/10। इस तरह से लिखो और मौज करो। सेकंड पार्ट है 2/3 और 3/4। तो 2/3 को मैंने डेसिमल में बदल लिया, वो हो गया 0.66666, चलते ही जाता है, यह रुकता नहीं है। 3/4 हो गया 0.75। तो अब मैं क्या करूंगा, 0.66 और 0.75 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, 6 7 6 8 6 9, है ना, 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4। तो इनको देखो ऐसे लिख लिया, 0.67 ये किसके बराबर हो गया, 67/100। 0.7 ये किसके बराबर हो गया, वैसे एक्चुअली यहाँ पर 0.70 करके और ऐसे आना था। तो जब ये 70 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 100 होगा, तो ये और ये कट जाएंगे, इसलिए ये 7/10 लिखा है। ये 0.71 लिखेंगे, 71/100। तो इस तरीके से ये 5 नंबर आप यहाँ पर लिखकर और इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ और में जो क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 27/56 इंटू -21/36 की। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, हम क्या करेंगे, ये 27 और ये 36 ये दोनों 9 से रिड्यूस हो रहे हैं। तो 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। और ये 56 और 21 रिड्यूस हो रहे हैं 7 से, 7 3 ज़ा 21 और 7 8 ज़ा 56। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 और नेगेटिव है, तो -9/32 इज योर आंसर। इस तरह से चलेगा यहाँ पे। और इसको देखेंगे तो पहले ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे उल्टा पुल्टी हो जाएगी दुनिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, 32 और 105 के बीच में और 32 और 21 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको एक दूसरे से रिड्यूस करने में हेल्प करे। 3 से 48 और 21 दोनों जाते हैं, तो 3 से 16 टाइम्स जाता है 48 और 7 टाइम्स जाता है ये। तो इसका मतलब है अब आपको क्या करना है, 32 -32 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका -512। और जब आप 105 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 735। सो दैट इज योर आंसर। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब पहली बात तो आप ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आपको फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखना है। तो आपको सिंपल एक काम करो, a की जगह 3 रख दो और b की जगह 2 रख दो और फिर इसका सोल्यूशन निकाल। यहाँ पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया, तो ये हो जाएगा ए की जगह 3, 3 का क्यूब, और बी की जगह 2, 2 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 लिख दिया। 2 का क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 27 में से 8 गए, 19 इज योर आंसर। आइए सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। तो यहाँ पर a² + 2ab + b² है, तो 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 2
प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। अ फार्मर हैड 2 sons एंड 2 daughters, दो बेटे दो बेटियां। ही डिसाइडेड टू डिवाइड ₹1 लाख अमंग हिज सन्स एंड डॉटर्स, बेटे बेटियों में 1 लाख रुपए बांटना चाह रहा है। सो ही रोट अ विल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस अमाउंट। अकॉर्डिंग टू हिज विल ही डिजायर टू गिव 3/5 ऑफ द अमाउंट टू हिज सन, यानी कि 3/5 का मतलब हो गया, अगर 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6, तो इसका मतलब है 60% जो है वो बेटों के नाम है। 1/4 यानी कि 1/4 का मतलब हो गया 25%, 25% डॉटर्स के नाम है, और बाकी जो है रेस्ट इज टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। आफ्टर हिज डेथ हिज विल वाज ओपन एंड रेड बाय एडवोकेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑल रिलीजन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आइए इनको देख लेते हैं। हु शेयर वाज मोर, सन, डॉटर, चैरिटेबल ट्रस्ट या नन? तो 60% सन के पास है, तो दैट मीन सन्स हैव गॉट मोर। हाउ मच अमाउंट्स ईच सन गेट्स? अब दो बेटे थे, एक को दोनों को मिलाकर मिल रहे थे 3/5, तो एक को कितना मिलेगा, इसका आधा। इसका आधा मतलब या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 5 2 10, तो 3/10 हर एक मतलब बेटे को मिलेगा 3/10। थर्ड पार्ट है हाउ मच अमाउंट ईच डॉटर गेट्स, तो दोनों बेटियों को मिल रहा था 1/4, तो एक को मिलेगा आधा, तो आप इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 1 1, 4 2 8, 1/8। तो लड़कियों को मिलेगा, हर एक लड़कियों को मिलेगा 1/8। फोर्थ है हाउ मच अमाउंट चैरिटेबल ट्रस्ट गेट्स, 1/2, 1/4, 1/15 या 3/20। तो आप क्या करो, जो भी सन है और जो भी डॉटर है उन दोनों का शेयर प्लस करके और उसको टोटल में से माइनस कर दो। टोटल मतलब अभी ये सब फ्रैक्शन है, तो टोटल हो गया 100% में से माइनस कर दो। तो अगर आप देखोगे कि लड़कों को मिला था 3/5 और लड़कियों को मिला था 1/4, तो आप इन दोनों को पहले कर लो प्लस। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो एलसीएम आ गया 20, तो फिर ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 1 जा 5, तो ये हो गया 17/20। तो 17/20 जो है वो दोनों को मिला था। अब आप क्या करो, 100% में से इसको माइनस कर दो। 100% का मतलब होता है 1, तो 1 में से आप इसको माइनस कर दो, यानी टोटल इनकम 1 मान रहे हैं हम। अब इसमें से हम 17/20 को माइनस कर देंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 में से 17 गए, 3/20 इज योर आंसर, तो 3/20 शुड बी द आंसर। 16th क्वेश्चन देखिए। There is a square field of side 84 meter. The municipality decided to construct a cricket ground on that field. After discussing the cricket players, they decide to construct cricket field of radius 42 meter in the middle of the ground. Pitch is length 20 and breadth 2 at the rate of 500 per meter square. तो ये रहा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, पहले आपको बता दूं क्या उसने बोला कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड है 84, इसके अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया है। क्रिकेट ग्राउंड की जो रेडियस है वो है 42 मीटर। पिच जो है उसकी लेंथ है 20 मीटर बाई 2 मीटर, और इसको बनाने का खर्चा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500 रुपये। तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, फील्ड क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड मतलब 84 इंटू 84। अभी मैं लिख के भी बताऊंगा इस टाइम पर। हाउ मच एरिया ऑफ द पिच, एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर स्क्वायर जो है इसकी लेंथ बन जाएगी। और व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में। पाई हम ले लेंगे, कितना लेंगे 22/7, और आर हम लेंगे 42 और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पिच, तो 40 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 रुपये जो है कॉस्ट आएगी। इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड इज 84 का स्क्वायर, यानी 84 इंटू 84, 7056 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है पिच का एरिया अगर हम ढूंढेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ 20/2 इंटू यानी कि 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्रिकेट ग्राउंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, 22/7, 42 इंटू 42, ये 7 6 42 कट जाएगा, तो पीछे 22 इंटू 6 इंटू 42 बचेगा, तो 5544 मीटर स्क्वायर का आंसर आ गया। कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, तो कॉस्ट क्या होगी, एरिया और हो जाएगी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है 40 और कॉस्ट कितनी है 500, और दोनों को मल्टीप्लाई किया 20,000 रुपये आ जाएगी कॉस्ट।
तो मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।